आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम DSSP TGT मैथ मेल 2021 शिफ्ट सेकंड के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फोर लोकल मैक्सिमा साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम। हमें ये बताना है कि लोकल मैक्सिमा के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका साइन कहाँ से कहाँ चेंज होता है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जब लोकल मैक्सिमा देखा जाता है तो साइन कहाँ से कहाँ चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, या पॉजिटिव से पॉजिटिव, या नेगेटिव से नेगेटिव, या नेगेटिव से पॉजिटिव। आपने पढ़ा है कि y इक्वल टू एफ एक्स, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको हम पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल, और उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट को हम स्टेशनरी वैल्यूज भी बोल देते हैं। सपोज करो कि हमें a और b दो स्टेशनरी वैल्यू यानी कि क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लो पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू a पर। तो हम सबसे पहले हम चेक करते हैं a के नेबरहुड में, यानी a से पहले हम स्लाइटली लेस देन वैल्यू पुट करके देखते हैं, और उसके बाद हम स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू पुट करते हैं। यानी कि जैसे a पॉइंट है तो उसके नेबरहुड में हम थोड़ा स्लाइटली लेस देन, जैसे मान लो हमें दो वैल्यू मिली, एक मिली है 1, तो हम 1 से थोड़ा स्लाइटली लेस देन यानी 0.9 पुट करेंगे हम एफ डैश एक्स में, इस एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। और सिर्फ हमें साइन देखना है कि साइन हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद हम स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू पुट करके देखते हैं, जैसे कि 1 ए की वैल्यू 1 है तो हम 1.1 पुट करके देखेंगे। अब देखेंगे साइन क्या आ रहा है। अगर मान लो हमारा साइन जब हमने स्लाइटली लेस देन वैल्यू रखी तब साइन पॉजिटिव आ रहा है इसका एफ डैश एक्स का, और उसके बाद जब हमने स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू रखी है तब साइन नेगेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स का, और तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उस केस में हमारा होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू ए। इसका मतलब ये होता है कि एक्स इंक्रीज थ्रू ए का मतलब होता है कि पहले हम ए से एक्स की वैल्यू ए से स्लाइटली लेस देन रखते हैं, और उसके बाद हम ए से स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू रखते हैं। अगर साइन हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हम बोलते हैं उस एक्स इक्वल टू ए को। अगर हमारा साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है, तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा, लोकल मिनीमा का पॉइंट होता है। उसमें भी हमें पहले स्लाइटली लेस देन वैल्यू रखनी होती है और फिर स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू रखनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है। पहले रिफ्लेक्सिव का बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होता है इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग करे आर से फॉर ऑल ए बिलोंग टू गिवन सेट ए। अगर गिवन सेट ए का हर एक पॉइंट अपने आप से रिलेट करे दिए हुए रिलेशन के अकॉर्डिंग, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यानी कि इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी कि दिए हुए सेट का हर एक एलिमेंट अगर अपने आप से रिलेट करे तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सिमेट्रिक कब कहलाता है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक कहलाता है रिलेशन इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और हमें मिल जाता है दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, हमें मिल जाता है। और ऐसा हर एक फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू गिवन सेट ए के लिए हो जाता है। यानी यदि गिवन सेट का ए और बी, कोई भी ए और बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो उनका उल्टा यानी कि बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तो वो होता है
सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है? ट्रांजिटिव होता है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग करे आर से एंड बी कॉमा सी बिलोंग करे आर से, और तब हमें मिल जाए ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, और ऐसा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ए के लिए हो, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ दिया हुआ है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, तब हमें ज़रूरत होती है ए कॉमा सी बिलोंग टू आर की। अगर मान लो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन हमें कोई बी कॉमा सी बिलोंग टू आर नहीं मिले, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो जाए दिए हुए रिलेशन में, तब भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन होती है इफ़। यदि ए कॉमा बी बिलोंग करे आर से, तो हमें ज़रूरत होती है बी कॉमा सी बिलोंग टू आर के लिए। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर आर से और बी कॉमा सी बिलोंग ही ना करे आर से, तो ट्रांजिटिव होता है तब भी। तो इसका आंसर रिफ्लेक्सिव के लिए आएगा, रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। तो इसका आंसर ए है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। फॉर्मूला फॉर रोटेशन ऑफ कर्व अबाउट एक्स एक्सिस इज। इसको मैं समझा देता हूँ आपको, इसमें क्या कहना चाह रहा है। फॉर्मूला फॉर रोटेशन ऑफ कर्व अबाउट एक्स एक्सिस, इसमें कहना चाह रहा है, देखो ऑप्शन में सभी में v इक्वल टू दिया हुआ, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। v क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम निकालना है ऑफ कर्व। अगर उसको वॉल्यूम निकालना है उस कर्व का, अगर उसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए, तो तब जो सॉलिड जनरेट होगा उसका हमें वॉल्यूम बताना है। उस वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें कह रहा है कि अगर कोई कर्व है, सपोज करो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज करो कोई कर्व है ये, और इसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम इसे रोटेट कराएंगे, तो ये कर्व रोटेट होने के बाद एक सॉलिड जनरेट करेगी, जो सॉलिड कुछ इस तरीके का हमें नज़र आएगा। इस तरीके के एक सॉलिड हमें नज़र आएगा। इस कर्व पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, x, y, और उस पॉइंट P से हम y एक्सिस के पैरेलल एक बहुत छोटी सी एक डिस्क कट करते हैं, जिसकी विड्थ डेल्टा x के बराबर है, जिसकी लेंथ है वो 2y के बराबर हो जाएगी, क्योंकि y के बराबर ऊपर होगा और y के बराबर ये नीचे होगा। इसकी लेंथ 2y हो जाएगी, और इसकी विड्थ है जो वो डेल्टा x है। जो डिस्क है वो आपकी इस तरीके की शेप होगी। जो उसकी रेडियस होगी वो y के बराबर होगी, और जो उसकी जो हाइट होगी वो डेल्टा x के बराबर होगी। तो अब देखो, अगर हम सपोज करें तो ये जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, इसमें ऐसी बहुत सारी डिस्क हम कट कर सकते हैं, जिनकी जो रेडियस है वो वेरी करती चली जाएगी, और हाइट जो उनकी जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स रहेगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनकी रेडियस अलग अलग जगह पे डिफरेंट रहेगी। यानी कि अगर हम जैसे एक्स एक्सिस को वेरी कराएंगे, उसकी रेडियस भी हमारी चेंज होती रहेगी। अगर हम दूसरी जगह लेते हैं तो अलग रेडियस की एक डिस्क आएगी। तो इस तरीके से ये डिस्क कट करते चले जाए। अगर इन सभी डिस्कों को हम ऐड कर दें तो एक पूरा सॉलिड जनरेट हो जाएगा। तो इस जो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, वो अगर इन डिस्कों के वॉल्यूम का हम समेशन ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम या तो हम समेशन ले लें, या हम एक तरीका और भी है कि हम पहले हम इस स्मॉल डिस्क का वॉल्यूम निकालें। स्मॉल डिस्क का वॉल्यूम निकलेगा हमारा, उसे हम dv से डिनोट कर लेते हैं। dv इजकल टू होएगा, ये हमें पता है एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ जो r है वो हमें पता है r y के बराबर है, तो इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई
वाई स्क्वायर और जो है एच है वो डेल्टा एक्स के बराबर डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये हमारा डी वी की वैल्यू आ गई। अगर हमें पूरे सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए, अगर इस पूरे सॉलिड का हमें वॉल्यूम चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ देखो ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट, तो हमारा जो एक्स है वो वेरी कर रहा है एक्स इजकल टू ए से एक्स इजकल टू बी तक, ये हमारा पॉइंट बी है। तो हमारा जो एक्स है वो वेरी कर रहा है एक्स इजकल टू बी तक, एक्स इजकल टू ए से एक्स इजकल टू बी। हमारा जो वाई है, सॉरी जो एक्स है वो हमारा एक्स इजकल टू ए से एक्स इजकल टू बी हमारा वेरी कर रहा है। तो जो हमारा जो पूरा जो, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूँ एक्स इजकल टू ए से एक्स इजकल टू वी, एक्स इजकल टू ए से एक्स इजकल टू बी, तो मेरा जो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो x इजकल टू ए से x इजकल टू बी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा पाई वाई स्क्वायर डेल्टा x। तो ये v बन जाएगा और ये लिमिट x इजकल टू ए टू एक्स इजकल टू बी पाई वाई स्क्वायर, ये डेल्टा x की जगह dx आएगा, क्योंकि ये dx आएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये डेल्टा एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि हमें समेशन, या तो हम समेशन कर लें इनका सभी का, सारे वॉल्यूम्स का समेशन ले लें, जो भी डिस्क बनेंगी उन सब का वॉल्यूम निकालते जाएं और सबको ऐड कर लें, तब भी वही बात होगी। या हम इंटीग्रेशन ले लें एक्स इजकल टू ए से एक्स इजकल टू बी, तो ये हमारा तब भी उतना ही वॉल्यूम आएगा। तो आगे देखो, ये हमारा v इजकल टू, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें जो लिमिट है वो x इजकल टू x1 से x इजकल टू x2 दी हुई है। यानी यहाँ में क्या दिया हुआ है, यहाँ में जो लिमिट है वो x1 से x2 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी जो लिमिट है वो x1 से x2 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ अ कर्व अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट आर देयर इन फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स। तो देखो यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के टाइप बताने हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। देखो, अगर हमारा कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इजकल टू ए सपोज करो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर हमारा एफ डैश ए इजकल टू 0 हो जाता है तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो कहलाता है स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर हमारा सपोज करो एफ डैश ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है वो नॉन स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दो तरीके के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। एक होता है जिस पर एफ डैश ए इजकल टू 0 आ जाए, यानी एक्स इजकल टू ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकलता है कि आपको क्या करना होता है, पहले एफ डैश एक्स निकालना होता है, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है। अगर एफ डैश डबल डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करने पर जो पॉइंट आते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। अगर हमारा एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 आए उस पॉइंट पर, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। और वो दो तरीके के होते हैं। उनको कैसे चेक किया जाता है कि आपको एक बार उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, सपोज करो एक्स इक्वल टू ए को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उसको एक बार एफ डैश एक्स में पुट करो, तो एफ डैश ए अगर 0 आ जाता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। अगर उस पर एफ डैश ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉन स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। यानी कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, यानी वो पॉइंट जिस पर कर्व हमारी कनकेविटी चेंज करे, यानी वो कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड हो जाए या कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवर्ड हो जाए, तो वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी भी एफ डैश ए पर डिपेंड नहीं करता है, यानी वो कभी भी एफ डैश एक्स पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एफ डबल डैश एक्स पर, यानी वो एफ डबल डैश एक्स से ही निकलता है।
अगर एफ डैश एक्स हमारा 0 आ जाए उस पॉइंट पर तो वो स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, अगर उस पर 0 ना आए तो वो नॉन स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास दो ही तरीके के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, तो इसका आंसर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ अ लूप एट कर्व अबाउट एक्स एक्सिस 3ay स्क्वेयर इजकल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर। हमें क्या निकालना है, एक वॉल्यूम निकालना है एक सॉलिड का जो रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस से वो जनरेट हुई है, और वो हमें कर्व दी हुई है 3ay स्क्वेयर इजकल टू एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर, और जो रिवॉल्यूशन है वो अबाउट एक्स एक्सिस है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको अभी पीछे कराया था ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने जो वॉल्यूम का फॉर्मूला वही एग्जैक्ट फार्मूला यहाँ पर लगेगा, यही वाला फार्मूला, और इससे हमारा जो वॉल्यूम है वो निकल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। तो इसमें हमें कर्व दी हुई है 3ay स्क्वेयर इजकल टू एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर। तो इसमें हम लिमिट पॉइंट निकालेंगे। लिमिट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, y को पुट कर लेंगे 0 के बराबर, तो हमें लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि हमें लिमिट एक्स एक्सिस पर लेनी है, एक्स की लिमिट लेनी है। तो हमें y को 0 के बराबर रख के हम एक्स एक्सिस पर लिमिट ले लेंगे, जहाँ से हमारी जो कर्व है वो वेरी कर रही है। तो हम इसमें y को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक x की वैल्यू 0 मिलेगी और एक x माइनस ए की इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमें a मिल जाएगी, यानी दो वैल्यू मिलेंगी x की, x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए। तो हमें तो इनमें से a की वैल्यू लेंगे, तो जो हमारा जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 पाई y स्क्वेयर डेल्टा x को हम dx लिख सकते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो बन जाएगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a पाई y स्क्वेयर dx। तो यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा हमारा 0 से a पाई, y की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 3a। तो यहाँ से हमें मिलेगी y की वैल्यू x इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 3a dx। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू उनको बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा 0 से a और एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर dx आ जाएगा। अब देखो, चाहो तो आप इसमें होल स्क्वेयर को खोल के तब वैल्यू इंटीग्रेशन कर लो, तब भी वही आंसर आएगा, या आप इसमें कोई लिमिट वगैरह चेंज करके रख दो तब भी आंसर वही आएगा। तो हम इसमें एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हम इसको स्क्वेयर को एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 से ए एक्स, ये एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax आएगा dx। इसमें हम x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 से a एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वेयर एक्स माइनस 2ax स्क्वेयर, और इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस इसका हो जाएगा ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, ये 2a इसका एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और लिमिट है हमारी 0 से a। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे, इसमें पहला अपर लिमिट रखते हैं π/3, एक बाहर कांस्टेंट है, अपर लिमिट रखेंगे जहाँ जहाँ x वहाँ a रखेंगे, तो a टू दी पावर 4/4 प्लस ये a स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 माइनस 2a इंटू में a की पावर 3/3, ये अपर लिमिट हो गया। जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी x की जगह हम 0 रखेंगे सारा 0 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
a to the power 4 upon 4 plus a to the power 4 upon 2 ये माइनस 2 a to the power 4 upon 3। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं 4, 2 और 3 का, तो ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 3a। 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, 4 से डिवाइड देंगे 3, 3a to the power 4 प्लस 6a4 माइनस 4 to the 8a4। इनको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 9 में से 8 के 1 पाई a to the power 4 अपॉन 12 3 जा 36a, और इस a से हम एक की पावर कैंसिल कर देंगे तो हमें पाई a क्यूब अपॉन 36, ये हमें वॉल्यूम हमारा मिल जाएगा। ये हमारा आंसर है यूनिट क्यूब में। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। इसका आंसर है हमारे पास पाई a क्यूब अपॉन 36। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, हमारा आंसर भी यही आ रहा है, पाई a क्यूब बाई 36। इसका आंसर है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय अ मैट्रिक्स इन रो एक्लॉन फॉर्म। कि एक रो एक्लॉन फॉर्म में इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं है। पढ़ते हैं। रो विद ऑल जीरो एलिमेंट्स इफ़ एनी, कोई रो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, यदि कोई है ऐसी, तो आर बिलो रो हैविंग आ जीरो एलिमेंट, कि वो उनसे नीचे होती है जो जिसमें जीरो एलिमेंट हो। तो देखो हमें बताने कौन सी सेटिस्फाई नहीं है, तो हम बाकी सारी और कंडीशनों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ईच लीडिंग एंट्री इज इन द कॉलम टू द राइट ऑफ लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। कि जो ईच लीडिंग एंट्री, जो हर एक लीडिंग एंट्री होती है इन द कॉलम, कॉलम में, टू द राइट ऑफ लीडिंग एंट्री, वो राइट में होती है टू द लीडिंग एंट्री। ईच लीडिंग एंट्री इज इन द कॉलम टू द राइट ऑफ लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। इसमें ये कह रहा है कि ईच लीडिंग एंट्री, हर एक लीडिंग एंट्री इन द कॉलम, कॉलम में, टू द राइट ऑफ लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो, कि वो राइट में होती है, जो पिछली वाली जो प्रीवियस पहली वाली जो रो होती है उसके लीडिंग एंट्री से वो राइट की तरफ होती है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जैसे हम जब हम रो एक्लॉन फॉर्म बनाते थे, यहाँ 1 बनाते हैं, उसके बाद यहाँ कोई और एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी सपोज करो 2, 3, 5 रख लो, 4 रख लो, चलो कोई नहीं। यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ 0 बना देते हैं। यहाँ जो होता है यहाँ कुछ भी एलिमेंट हो सकता है नॉन जीरो, जैसे सपोज करो 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर हम कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज करो -1 है, यहाँ 6 है, ये बाकी जो और है हमारी वो सपोज करो 0 हैं सारी की सारी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ईच लीडिंग एंट्री इज इन द कॉलम, यानी कॉलम में जो लीडिंग एंट्री होती है, जैसे हम सपोज करो सेकंड वाली कॉलम में बात कर रहे हैं, ये वाली लीडिंग जो एंट्री है इन द प्रीवियस रो, इससे पिछली वाली जो रो है, इस पिछली वाली रो की बात कर रहा है, इस पिछली वाली रो में जो लीडिंग एंट्री है उसके क्या राइट में लाई करेगी। जो इसमें जो प्रीवियस रो में जो लीडिंग एंट्री है ये वाली 1, इसके ये राइट में लाई कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है ये बात भी, वो उसके राइट में लाई कर रहा है। आगे देखते हैं। रो विद ऑल जीरो एलिमेंट्स, रो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, इफ़ एनी, यदि कोई है, आर बिलो रो हैविंग अ नॉन जीरो एलिमेंट्स, यदि कोई है तो वो क्या होती है, बिलो होती है रोज हैविंग अ नॉन जीरो एलिमेंट। जैसे यहाँ देखो, इसमें इस वाली रो में कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, तो बाकी जो जीरो एलिमेंट वाली रो है, यानी जिसमें सारे एलिमेंट हमारे जीरो हैं, वो उससे बिलो लाई कर रही है, यानी कि जो ये जीरो वाली रो है वो इस वाली रो से नीचे लाई कर रही हैं। यही बात ये कह रहा है, ये बात भी सही होती है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो, जो पहला फर्स्ट
नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो, जो पहली रो में हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है कॉल्ड द लीडिंग एंट्री, वो लीडिंग एंट्री कहलाता है इज वन, वो वन होती है। देखो ये बात भी एक तरीके से हमारी ट्रू हो सकती है। कैसे ट्रू हो सकती है ये बात, कि जैसे अब ये वाली है रो, अगर मैं इस वाली रो में, अगर इस वाली रो में मैं पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ 1 बन जाएगा, ये बात भी सही हो जाएगी। आगे देखो इस वाली रो में, इस वाली रो में भी अगर मान लो मैं R3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब बाकी जीरो हो तो इन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बात भी एक तरीके से सही हो सकती है। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड द लीडिंग एंट्री इज वन, वो 1 बन जाती है। हम करते भी हैं, जब हम रो एक्लोन फॉर्म बनाते हैं तो हम 1 बना देते हैं लीडिंग एंट्री को। एक्चुअली में वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन चाहे तो हम बना सकते हैं उसे, तो ये बात भी सही है। लेकिन ये है जो ये फर्स्ट है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है रो विद ऑल जीरो एलिमेंट्स, रो जो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, यदि कोई है तो आर बिलो रोज हैविंग आ जीरो एलिमेंट, वो नीचे होती है हैविंग आ जीरो एलिमेंट, एक जीरो एलिमेंट वाले से बिलो होती है। ये एक तरीके से ट्रू नहीं, क्योंकि हाँ वो होता है कि बिलो होती है जिसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट होता है। इस बात में देखो जैसे ये दो हैं, ये दो हमारी जीरो वाली रो हैं, अब इसको ऊपर नीचे हम करते कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। मैं मान लो R4 को और R5 में से मैं इनको ऊपर नीचे कर दूं तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, कोई ज़रूरी थोड़ी कि R4 को R5 के नीचे ही आना चाहिए। तो ये बात लगभग एक तरीके से ट्रू नहीं है जो पहले में है। हाँ चाहो तो आप इसको घुमा फिरा के ट्रू कहला सकते हो, लेकिन इन 3 ऑप्शनों को देखने के बाद हमें यही एक ऐसा ऑप्शन नज़र आता है जो कि नॉट सेटिस्फाई होता है। रो विद ऑल जीरो एलिमेंट्स इफ़ एनी आर बिलो रो हैविंग अ जीरो एलिमेंट, वो नीचे होता है जिसमें जीरो एलिमेंट होता है। देखो अगर हमें 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जो बिल्कुल करेक्ट हैं, तो हमें उनमें से 4 में एक ऐसा देखना होता है जो कि लगभग सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसका आंसर ए आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पियानोज पोस्टुलेट, कि इनमें से कौन सा पियानोज पोस्टुलेट नहीं है। हमें दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से हमें देखना है कि पियानोज पोस्टुलेट कौन सा नहीं है। तो मैं एक बार पियानोज पोस्टुलेट बता देता हूँ। पियानोज पोस्टुलेट होता है पहला कि जो जीरो होता है वो हमारा इज अ नेचुरल नंबर। पियानोज ने बताइए कि जो जीरो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, जीरो इज अ नेचुरल नंबर। ये पियानो ने बताया था कि जीरो नेचुरल नंबर होता है, एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन पियानो ने जो अपने पोस्टुलेट दिए थे उसमें जीरो को उन्होंने एक नेचुरल नंबर बताया था। उसने दूसरा पोस्टुलेट दिया था, उन्होंने पोस्टुलेट दिया था कि एवरी जो नेचुरल नंबर होता है उसका एक सक्सेसर होता है। एवरी नेचुरल नंबर हैज़ आ सक्सेसर। अब सक्सेसर से मतलब होता है कि जो भी नंबर होता है उससे एक ज़्यादा नंबर, एक बड़ा नंबर होता है। जैसे 5 है, 5 का सक्सेसर 6 होता है, तो हर एक नंबर का जो सक्सेसर है वो होता है। एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, ये पियानो ने बताया था। और उन्होंने तीसरा पोस्टुलेट दिया था कि जो जीरो होता है वो किसी भी नंबर का सक्सेसर नहीं होता है। जीरो इज नॉट a successor of any natural number, किसी भी नेचुरल नंबर का जो जीरो वो सक्सेसर नहीं होता है। और उन्होंने एक और पोस्टुलेट दिया था, फोर्थ पोस्टुलेट, कि अगर किसी सेट में एक नंबर और उसका सक्सेसर मिल जाए और ऐसा हर एक नेचुरल नंबर के लिए हो जाए, तो जो सेट होता है वो खुद ही नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे मान लो इफ अ सेट एस हैविंग अ नंबर एंड इट्स सक्सेसर,
देन एस इज इक्वल टू एन। यानी ये बताया था कि अगर किसी नंबर में एक नंबर है और उसका सक्सेसर है, ऐसा सभी के लिए हो, लेकिन वो सभी नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए, तो वो जो होता है वो नेचुरल नंबर के बराबर होता है। और उन्होंने एक पोस्टुलेट और दिया था, फिफ्थ पोस्टुलेट, कि अगर दो नंबर के सक्सेसर बराबर हैं तो जो नंबर हैं वो भी बराबर होते हैं। ये उन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट दिया था। इफ़ टू सक्सेसर of numbers are same, then the numbers are also same या equal। ये उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा पोस्टुलेट नहीं है। तो द ओनली सबसेट ऑफ n दैट कंटेन्स x एंड सक्सेसर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज n itself। ये बिल्कुल सही है। ये होता है पोस्टुलेट होता है कि अगर किसी नेचुरल नंबर के सबसेट में x मिले और उसका सक्सेसर भी मिले, और ऐसा सभी नेचुरल नंबर के लिए हो जाए, तो वो खुद नेचुरल नंबर ही कहलाता है। वो जो सबसेट होता है वो नेचुरल नंबर खुद होता है। तो ये पोस्टुलेट करेक्ट है। आगे कह रहा है देयर इज अ नेचुरल नंबर n दैट इज़ नॉट अ सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, कि एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो किसी का भी सक्सेसर नहीं होता है। पियानो पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हाँ वो जीरो होता है पियानो के अकॉर्डिंग, क्योंकि जीरो किसी का भी सक्सेसर नहीं होता है। और n इज एम्प्टी, n एम्प्टी होता है। ये पोस्टुलेट गलत है, क्योंकि n एम्प्टी थोड़ी होता है, उसमें कम से कम जीरो तो होता ही है, कम से कम जीरो तो है ही, और बाकी सारे और नेचुरल नंबर होते हैं, कम से कम उसमें जीरो तो होता ही है, और बाकी और नेचुरल नंबर भी उसमें होते हैं, तो वो एम्प्टी नहीं होता है। फोर्थ होता है एसोसिएट विद ईच नेचुरल नंबर n देयर इज अ यूनिक नेचुरल नंबर n डैश कॉल्ड सक्सेसर। ये बिल्कुल होता है, ये पोस्टुलेट भी करेक्ट है, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर भी उसमें मिलता है। ये पियानो पोस्टुलेट होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो इसमें करेक्ट नहीं है, नॉट पियानो पोस्टुलेट। वो पियानो का पोस्टुलेट नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट होता है वो एम्प्टी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज n रूट्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जितने डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसमें उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें 2 ही रूट होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो उसमें 4 होंगे। तो जितने डिग्री की वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। तो इसका आंसर n इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब इज। इन चार ऑप्शन में से देखना है कि उसके कितने, इनमें इन चार ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा इनमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है हमारा। तो हमें देखो एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का क्या तरीका है, पहला आप एफ डैश एक्स निकालो, 4x क्यूब माइनस 4 3 12x स्क्वायर। उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालो, एफ डबल डैश एक्स, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 24x, और उसको जीरो के बराबर पुट कर दो। अब जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स उस पॉइंट पर जीरो ना हो तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट एफ डबल डैश एक्स को जीरो के बराबर। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू जीरो। 12x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। एक बार हम 12x इज इक्वल टू जीरो रख देते हैं तो x की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। एक यहाँ से x माइनस 2 को जीरो के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए। इनमें से देखना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है। वैसे तो ऑप्शन में इनमें से केवल जीरो मिल रहा है, हमारा 2 मिल नहीं रहा, तो ये आंसर होगा। बाकी हम एक बार इसका ना एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल के देखते हैं। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकलेगा इसका 24x माइनस 24। अब देखो इनमें से अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूँ तो मुझे
एफ ट्रिपल डैश 0 नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू -24 आएगी। अगर मैं 2 रखता हूँ तो भी वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो दोनों ही इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन में केवल 0 ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये इसका 0 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कभी भी एफ डैश एक्स से कोई मतलब नहीं होता। एफ डैश एक्स तो केवल ये बताता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा डबल डेरिवेटिव से निकलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। एन एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ। देखो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इनमें से देखते हैं कि वो एलिमेंट किसी रिंग का निलपोटेंट कहलाता है यदि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो मैं आपको एक बार निलपोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन बता देता हूँ। निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है? निलपोटेंट एलिमेंट निलपोटेंट एलिमेंट एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू आर, यानी कि एक रिंग का एलिमेंट ए इज सेड टू बी निलपोटेंट if a to the power n is equal to 0 for some integer n, यदि किसी इंटीजर n के लिए a की पावर n अगर 0 हो जाती है तो जो a है वो निलपोटेंट एलिमेंट कहलाता है रिंग R का। तो इसमें से देखते हैं कौन सी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 फॉर सम m ग्रेटर देन 1, ये नहीं है निलपोटेंट की, ये भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड है क्योंकि a की पावर m इज इक्वल टू 0 फॉर सम m ग्रेटर देन 1, तो ये हमारी कंडीशन सही है। a इज इक्वल टू 1 फॉर सम n इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक और होती है डेफिनेशन, वो होती है आइडम्पोटेंट एलिमेंट, वो बता देता हूँ। आइडम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? आइडम्पोटेंट एलिमेंट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट इफ ए टू द पावर 2 इज इक्वल टू ई के बराबर हो जाए, यानी अगर किसी एलिमेंट का हम पावर 2 लें, यानी इस एलिमेंट का हम स्क्वायर करें, अगर उसका स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो जो एलिमेंट होता है वो आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहलाता है। आइडम्पोटेंट एलिमेंट में क्या होता है, अगर ए का स्क्वायर ई के बराबर आ जाए यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो वो जो एलिमेंट होता है वो आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर देखो एक नोट लिख लो आप कि जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा आइडम्पोटेंट एलिमेंट होती है हर एक रिंग का, क्योंकि ई स्क्वायर ऑलवेज ई के भी बराबर आता है, ई स्क्वायर हमेशा ई के बराबर होता है, तो ई ऑलवेज आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है। इस वीडियो में हमने DSSB TGT मैथ्स मेल शिफ्ट सेकंड के 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।